अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप आज से शुरू हो रहा है, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ शुरू हुई है 14 अप्रैल से लाहौर में T20 मैचेस की। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो अंपायर थे अलीम डार, वो भी आज इंटरनेशनल क्रिकेट से बाकायदा तौर पर रिटायर हो गए। आयरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट मैच जारी है उसके इख्तिताम पर अलीम डार को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। और काफ़ी बयानात भी पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि आजकल इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। साइम अयूब, इमाद वसीम हो, कल भी एक इंटरव्यू हुआ जिसमें इमाद वसीम जो है वो काफ़ी एग्रेसिव नज़र आए। शादाब खान को नायब कप्तानी से हटाने का मामला भी ज़ेरे गौर आया था, उस पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। माजिद भट्टी साहब, वेलकम टू द शो। और आपकी मौजूदगी का आज फ़ायदा उठाते हैं, बहुत सारी आपसे ख़बरें हम लेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कहा यह जा रहा था कि शादाब खान को शायद T20 की नायब कप्तानी से हटाया जा रहा है, और उसके बाद जो है इमाद वसीम या शान मसूद को नायब कप्तान बनाया जाएगा, ऐसी कोई खबरें थी। और कहा जा रहा है कि बाबर आजम ने शायद उनको सेव किया है। इमरान, जो मेरी इत्तलात हैं या मेरे पास जो मालूमात हैं उसके मुताबिक क्रिकेट बोर्ड ने एक मैसेज तो शादाब खान को दिया है, क्योंकि शादाब खान अफगानिस्तान की सीरीज में जब कप्तानी कर रहे थे, उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे थे और जिस तरह वो एग्रेसिव स्टांस लेकर सेंसिटिव मामलात पर बातचीत कर रहे थे, मेरे ख्याल में उनको मैसेज तो क्रिकेट बोर्ड ने दे दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे मौके पे, जबकि अफगानिस्तान की एक कमजोर टीम से हमने अपने कमजोर टीम भेजकर सीरीज उनको प्लेट में रखकर दे दी, तो शादाब खान को अगर हटा देते तो एक और फ्रंट जो है वो क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ खुल जाता। लेकिन जहां तक इमाद वसीम का ताल्लुक है, देखिए इमाद वसीम नो डाउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन अगर वो बैटिंग में परफॉर्मेंस देते हैं तो उनकी बॉलिंग देखें, उनके फिटनेस का लेवल वो नहीं है जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड है। तो इमाद वसीम के फिटनेस के मसाइल तो हमें बज़ाहिर नजर आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी थी या नजम सेठी साहब का जो क्रिकेट बोर्ड है, उसने मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की सीरीज में बहुत सारे नए प्लेयर्स को मौका देकर मेरा ख्याल है कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं किया। ये फैसला अगर वो होम सीरीज में कर लेते, आपको पता है कि न्यूजीलैंड की वैसे ही एक कमजोर टीम आ रही है, होम ग्राउंड पर हम तजुर्बात बेहतर अंदाज में कर सकते थे। लेकिन चूंकि पहली सीरीज थी, शक का फायदा नेशनल सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट बोर्ड को दे दें। मेरे ख्याल में जो छोटे मोटे मैसेजेस सेठी साहब ने बाबर आजम को देने थे वो भी दे दिए। शादाब खान को भी पता चल गया कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनसे खुश नहीं है। तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि अब रावी जो है वो चैन चैन लिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में यू नेवर नो कि क्या हो जाए। लेकिन आज जो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, आप देख रहे थे कि पिछले कई दिन से ये बातें चल रही थी कि जो ग्रांट ब्रैडबर्न है और वो जो बैटिंग कोच है साउथ अफ्रीकन, वो आकर पाकिस्तान टीम को इस न्यूजीलैंड की सीरीज में ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज मैंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मिकी आर्थर की कंसल्टेंट की पोजीशन है, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच और जितने कोचेज हैं पाकिस्तान टीम से रिलेटेड, उनका एक इश्तहार दिया है। और उसकी जो आखिरी तारीख है वो 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल का मतलब है कि एटलीस्ट 2 T20 मैचेस तो न्यूजीलैंड की सीरीज के हो जाएंगे। जाहिर है फिर जब प्रोसेस में जाएंगे तो ये न्यूजीलैंड की सीरीज तो खत्म हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि इस न्यूजीलैंड की सीरीज में तो फॉरेन कोचेज मुझे नजर नहीं आ रहे। तो लेकिन क्रिकेट बोर्ड इतने अरसे से ये कह रहा था कि ये कोचेज ज्वाइन कर लेंगे न्यूजीलैंड की सीरीज में, तो मुझे लग रहा है कि अब जो जून जुलाई में जब पाकिस्तान श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलने जाएगा, वहीं फॉरेन कोचेज हमें नजर आएंगे। लेकिन इस इश्तिहार के मुताबिक तो इस सीरीज में मुझे अब फॉरेन कोचेज नजर नहीं आ रहे। अच्छा भट्टी साहब, मिकी आर्थर के मामले पर अभी हम आते हैं। ये भी हमने सुना कि इमाद वसीम की वनडे टीम में भी सिलेक्शन हो रही थी, जो कि उनकी T20 की परफॉर्मेंस है, PSL की परफॉर्मेंस उसको देखते हुए, लेकिन बाबर आजम ने अपोज किया है उसको, और जिसकी वजह से मोहम्मद नवाज़ को शामिल किया गया। बाबर आजम का वोट जो है वो मोहम्मद नवाज़ की तरफ था, इमाद वसीम की तरफ नहीं था। क्या यही वजह बनी उनकी कि वो वनडे टीम में शामिल नहीं हो? कल जो एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, बड़े एग्रेसिव अंदाज में वो नज़र आया। उन्होंने कहा कि अब
विदाउट एनी रीज़न उनको ड्रॉप किया गया, तो फिर वो एक्शन लेंगे इस बात में? देखें, अगर कोई क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अथॉरिटी को चैलेंज करता है और सीरीज से पहले ये धमकी देता है कि अगर मुझे टीम से बाहर रखा गया तो फिर मैं अब खामोश नहीं रहूंगा, तो इसका मतलब है कि इदारा जो है वो हमें कमजोर नजर आ रहा है, प्लेयर जो है वो हमें पावरफुल नजर आ रहे हैं। तो यहां पर अब क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस का सवाल उठता है कि अगर कोई प्लेयर सीरीज से पहले उनको थ्रेट कर रहा है तो क्रिकेट बोर्ड को एक्शन में आना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो बड़े इदारे और ऐसा इदारा लाइक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हर वक्त मीडिया के स्कैनर में रहता है, अगर प्लेयर्स इस तरह थ्रेट करेंगे क्रिकेट बोर्ड को तो फिर तो इदारे कमजोर हो जाएंगे, प्लेयर्स पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन इमाद वसीम का, इमरान, ये मेरी अपनी राय है कि मैंने अभी जो 64 रन की इनिंग्स उन्होंने एक T20 में खेली अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके बाद देखें वो काफी स्ट्रगल कर रहे थे बॉलिंग करते हुए। तो मेरे ख्याल में T20 में तो चले आपने 20 ओवर की क्रिकेट खेलनी है, 4 ओवर बॉलिंग करानी है, कोई 5-6 ओवर बैटिंग करनी है, लेकिन वनडे मैचेस के लिए मुझे नहीं लग रहा इस फिटनेस के साथ इमाद जो है वो पाकिस्तान टीम में आते हैं। जबकि मोहम्मद नवाज की अगर आप रिसेंट पास्ट में देखें तो बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस प्लेयर के साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरे ख्याल में उसामा मीर एक डिजर्विंग प्लेयर है, जिसको अभी हम वनडे टीम में तो ले आए, लेकिन T20 टीम में हमने अफगानिस्तान की सीरीज में भी उसामा मीर को बाहर बिठाया, इसलिए कि शादाब खान भी लेग स्पिनर हैं, उसामा मीर भी लेग स्पिनर हैं। फिर जब अब्बास आफरीदी को देखते हैं कि PSL के हाईएस्ट विकेट टेकर, बेस्ट बॉलर, लेकिन अब्बास आफरीदी में हमें पाकिस्तान की टीम में नजर नहीं आ रहे। जहां आपने बहुत सारे नाकाम प्लेयर्स को बार बार मौके दे दिए, वहां आपने एकदम से आजम खान के नाम पर भी लकीर खाई थी। तो मुझे तो लग रहा है कि अब आजम खान का फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम में आना मुश्किल लग रहा है। हारिस मुसलसल नाकाम रह रहे हैं, लेकिन मोहम्मद हारिस को सिलेक्टर्स मौका दे रहे हैं। ठीक है, आजम खान की अगर फिटनेस ठीक नहीं है तो आजम खान के बारे में कोई पॉलिसी बयान तो क्रिकेट बोर्ड दे ना, कि क्या वजह है कि आजम खान को क्या फिटनेस की वजह से ड्रॉप किया गया है, अगर उनकी बैटिंग में कोई खामियां हैं। ये PSL में तो वो बहुत रन्स कर, बड़ी एक अजीब बात थी। वो हारून रशीद साहब जिन्होंने उनको सिलेक्ट किया था, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ उनको सिलेक्ट किया था, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के बाद वो कह रहा है कि उनकी फिटनेस सही नहीं है। तो क्या 4 दिन में फिटनेस खराब हुई है? फिटनेस तो पहले भी वैसे ही थी और अभी भी वैसे ही है। देखें इमरान, ये हमारी क्रिकेट का अलमिया है कि मीडिया के प्रेशर पर या किसी बड़े बाप का बेटा होने का मकसद ये नहीं है कि बिला वजह आपने 2 इनिंग्स की परफॉर्मेंस पर आपने आजम खान को तो बाहर कर दिया। मोहम्मद हारिस का आप फेलियर देख लें, तैयब ताहिर को आपने रिजर्व में रख लिया, तैयब ताहिर की क्या परफॉर्मेंस है। अब्दुल्ला शफीक T20 में नाकाम रहे, आपने उनको वनडे टीम में डाल दिया। तो मतलब कोई क्लियर कट हमें पॉलिसी सिलेक्शन कमेटी की नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि सिलेक्शन कमेटी को कहीं ना कहीं तो अपनी पॉलिसी को बताना पड़ेगा कि आजम खान को उन्होंने पहले क्यों लिया और फिर 2 इनिंग्स की परफॉर्मेंस पर यकायक ड्रॉप कर दिया। मैंने हारून रशीद को सुना, वो कह रहे थे कि आजम खान की टेक्निक का भी मसला है कि स्पिनर्स के खिलाफ वीक हैं, लेकिन अगर आप उनको PSL में देख लें तो वो तो स्पिनर्स को आगे बढ़ कर चौके छक्के मारते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलें, अगर प्लेयर्स में कोई खामियां हैं तो हमारा जो माजी का हाई परफॉर्मेंस सेंटर और अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी, उसमें प्लेयर्स को भेजें, उनकी खामियों पे काम करें। एक प्लेयर जो दुनिया भर की लीग में परफॉर्म कर रहा है, क्या वजह है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके नाकाम रह रहा है? तो ये तो अब सिलेक्टर्स और कोचेस को इस बारे में काम करने की जरूरत है। बिल्कुल भट्टी साहब, इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। मैं वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और बात कर रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ की और पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन की। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, ब्रेक से पहले हम सिलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे। अब तो चलें सिलेक्शन हो गई। अच्छी बात यह है कि 2-3 जो खिलाड़ी अफगानिस्तान के खिलाफ सिलेक्ट हुए थे उन्हें दोबारा न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका दिया था, लेकिन लग नहीं रहा कि उनको चांस मिलेगा, क्योंकि रिजवान और बाबर टीम में आ गए हैं। तो साइम अयूब और मोहम्मद हारिस का खेलना एक साथ मुश्किल लग रहा है। दोनों में से एक ज़रूर खेल सकता है वन डाउन पे, दोनों का खेलना समझते हैं कि मुश्किल है। देखें,
इमरान, चूंकि हमारे पास फुल टाइम कोच तो है नहीं, अगर मिक्की आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न मौजूद होते तो शायद वो बाबर आजम को कहते कि भाई आप वन डाउन चले जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब्दुल रहमान साहब जो हैं वो इतनी हिम्मत करेंगे और बाबर आजम से कहेंगे कि भाई आप नीचे चले जाएं और साइम अयूब को खिलाया जाए। लेकिन अब देखें, यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी की भी अथॉरिटी का मसला है कि एक ऐसा प्लेयर साइम अयूब जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फ्यूचर का स्टार है बैटिंग में, तो अब साइम अयूब को अकोमोडेट करने के लिए क्या हम किसी बड़े खिलाड़ी को कहेंगे कि वो नीचे जाके बैटिंग करे और साइम अयूब को ऊपर मौका दे? क्योंकि अगर साइम अयूब को नीचे खिलाया गया तो मेरा ख्याल वो ज्यादा कामयाब होंगे नहीं, क्योंकि वो भी पावर प्ले में ही हिटिंग करने में महारत रखते हैं। तो अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त सिनेरियो है, लेकिन देखना है कि चूंकि मुस्तकिल कोचेस जब आएंगे उसके बाद ही टीम की कोई शक्ल निकलेगी। ये तो सारा आर्जी अरेंजमेंट है, हर बंदा अपनी नौकरियां बचा रहा है। लेकिन हारून रशीद साहब के लिए मुबारकबाद इस लिहाज से कि उनके एक भाई पाकिस्तान की ए टीम के साथ लग गए, असिस्टेंट कोच उमर रशीद, दूसरे भाई कल विमेंस की सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई, मोहसिन रशीद वहां सपोर्ट स्टाफ में भी है, सिलेक्शन कमेटी में है। तो इस वक्त रशीद ब्रादरान जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं। हारून रशीद ने जो 5 साल सजा काटी या 5 साल वो सिस्टम से बाहर रहे, तो उनके आते ही उनके 2 भाई तो पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा थे, तो अब एक साथ 3 लोग आ गए। तो यहाँ पर अब ये नहीं कह सकते कि एक साथ जो 3 भाइयों के होने से क्रिकेट बोर्ड बाकियों को फिर चांस नहीं देगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे एक टेस्ट क्रिकेटर का फोन आया कि भाई अगर एक ही खानदान के सारे लोग आएंगे तो हम लोग फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमें कब मौका मिलेगा। बिल्कुल भट्टी साहब, आपने अभी अबूरी सेटअप का जिक्र किया। कोच सकलैन मुश्ताक के जाने के बाद से तलाश जारी है। ऐसा क्या मिकी आर्थर में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनकी जान नहीं छोड़ रहा है, कोई और कोच अपॉइंट करने के लिए राज़ी ही नहीं है? हालांकि वो ऑनलाइन कोचिंग की भी बात चल रही है और वो अपने मनपसंद असाइनमेंट पे यहाँ पाकिस्तान आएंगे। इन सब शराइत को मानकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों मिकी आर्थर को ही सिर्फ हेड कोच लगाना चाहता है? बस देखें, हम लोग गोरी चमड़ी से इंस्पायर हैं। हालांकि हमारे पास अपने कोचेस बुरे नहीं है। सकलैन मुश्ताक ठीक है, मीडिया हैंडलिंग उनकी बहुत बुरी थी, लेकिन सकलैन मुश्ताक बुरे कोच नहीं थे। हमने सकलैन मुश्ताक को भी खुदाफिज कह दिया, हमने वकार यूनुस को भी खुदाफिज कह दिया, मिसबाउल को भी खुदाफिज कह दिया। कौन सा अलादीन का चिराग लेकर आएंगे मिकी आर्थर कि वो डर्बी शायर की भी कोचिंग करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी भारी मुआवजा लेकर पाकिस्तान क्रिकेट में उस अलादीन के चिराग से जान डाल देंगे? तो मेरे ख्याल में अगर हमें कोच रखना था तो कोई फुल टाइम कोच रखने की जरूरत थी। इस तरह कंसल्टेंट का ओहदा देकर मेरे ख्याल में ये नाइंसाफी है। मुझे याद है जिस दिन पीएसएल का फाइनल था 18 मार्च को लाहौर में, उस दिन सेठी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यही कह रहे थे कि इस तरह तो मिकी आर्थर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं चल सकते। लेकिन फिर बैक एंड पे क्या हो रहा है ये पता नहीं चलता। मीडिया पे आके वो एक बात करते हैं, फिर बाद में मिकी आर्थर को हमने रख लिया, उनकी मर्जी की हम टीम मैनेजमेंट भी लिया है। अब देखें ना, यहाँ पर तो क्रिकेट बोर्ड का नहीं पता, तो मिकी आर्थर वगैरह ऐसा क्या सिस्टम लेकर आएंगे कि पाकिस्तान की ये टीम जो है वो एकदम से खड़ी हो जाएगी। और मिकी आर्थर क्या डर्बी शायर के लिए फोकस करेंगे या पाकिस्तान टीम के लिए करेंगे, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अगर सेठी साहब किसी को समझा सके तो ठीक है। अगर पोस्ट एडवर्टाइज की है, जाहिर है उन्होंने सारे बंदे मार्क किए हुए, इवन जो मैनेजर है रेहानुल हक उनको भी मार्क किया हुआ है। तकरीरियां तो उन्हीं लोगों की होंगी। ये तो लीगल रिक्वायरमेंट थी जो स्टार देके आज उन्होंने एक लीगल रिक्वायरमेंट को पूरी करने की कोशिश की है। बड़ी साहब, क्विकली पाकिस्तान सुपर लीग की बड़ी बात चल रही है कि 2 टीमें ऐड होंगी उसमें, लेकिन PSL 9 में तो हमें पता है नहीं होंगी। 10 के बाद ये 2 टीमें एडेड होंगी, क्योंकि जो जावेद आफरीदी का क्वेश्चन आंसर का सेशन था उसमें उन्होंने सियालकोट और फैसलाबाद का नाम लिया कि ये 2 टीमें ऐड होने जा रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सिटीज़ के नाम देगा, उसमें से जो बायर होगा उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी वो सिटी को बाय करने में दिलचस्पी रखता है। ऐसा ही रूल है? जी हाँ, रूल तो तकरीबन इसी तरह का है। लेकिन इमरान, मसला ये है कि 2010 तक कौन होगा और कौन नहीं होगा, और जो उस वक्त होगा वो क्या पॉलिसी लाएगा।
तो मेरे ख्याल में अभी दिल्ली दूरस्थ। चले देखते हैं कौन सी 2 टीमें ऐड होती हैं। सियालकोट और फैसलाबाद अगर हैं तो फिर एक प्रोविंस की 4-5 टीमें हो जाएंगी, लाहौर भी है, मुल्तान भी है। तो अब देखते हैं कि कौन सी पाकिस्तान सुपर लीग में 2 टीमों का एडिशन होता है। PSL 9 में तो इन्हीं 6 टीमों के साथ खेला जाएगा। ये मुआहदा था कि 10 साल के बाद इसकी टीमों में इजाफा किया जाएगा, क्योंकि फ्रेंचाइज मालकान के साथ एक एग्रीमेंट होता है, उसको पूरा जो है वो करना पड़ता है। तो इंतज़ार है सबको कि PSL की टीमों में इजाफा हो, इस लीग में इजाफा हो और ये फले फूले। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।